स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल शिक्षा मंथन में। और आप हैं पवन सर के साथ। साथियों, आज हम लोग एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, वो है भारतीय शिक्षा का इतिहास। ठीक है, तो इसमें आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो पहला टॉपिक वैदिक काल में शिक्षा। आज हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वैदिक काल में शिक्षा। ठीक है दोस्तों, वैदिक काल में शिक्षा अगर हम देखते हैं तो इसमें मूलतः एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण होकर के हमारे सामने आती है, वह है कि यह जो वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति थी यह पूरी तरह से किस पर आधारित थी, तो वेदों पर आधारित थी। ठीक है, वेदों की इसमें प्रधानता थी और ज्ञान जो प्राप्त करने का साधन माना जाता था वह एकमात्र साधन किसको माना जाता था, तो वह माना जाता था वेदों को। ठीक है, तो यहाँ वेद का बहुत ज़्यादा महत्व था और उसमें वेदों में ही ज्ञान की सारी बातें देखी जाती थी, समझी जाती थी। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, चूँकि वेदों का सबसे ज़्यादा महत्व था, तो वेद शब्द की उत्पत्ति की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो विद धातु से हुई है। ठीक ना, विद धातु से हुई है वेद की उत्पत्ति। अब विद का आशय क्या है, तो विद का आशय है ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, यानी कि वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है और विद धातु जो है उसका अर्थ क्या हो गया, उसका अर्थ हो गया ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, और यहीं पर एक चीज़ और आती है, वह है वेदों में जो शिक्षा शब्द है, जो एजुकेशन शब्द है, वह उसका जो प्रयोग किया गया है, वह है विद्या के अर्थ में, वह है ज्ञान के अर्थ में। ठीक है, बोध के अर्थ में, विनय के अर्थ में, अंतर ज्योति के अर्थ में। ठीक है, और प्रकाश पुंज आदि नामों से भी शिक्षा के कह सकते हैं कि पर्याय के रूप में इन सब शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो शिक्षा का प्रयोग इन शब्दों के रूप में भी किया गया है, जैसे विद्या, ज्ञान, बोध, विनय, अंतर्ज्योति या प्रकाश पुंज, इस तरह के भी शब्दों से अभिहित किया गया है। ठीक है, तो ये तो रही वेदों की महत्ता की बात। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि वैदिक काल में जो वैदिक काल की शिक्षा थी, जो उस समय की एजुकेशन सिस्टम था, उस समय वेदों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और ज़रूरी है समझना कि देखिए यहाँ इसकी अगर हम टाइम पीरियड की बात करते हैं, ड्यूरेशन की बात करते हैं, कब से कब तक इसको माना जा सकता है, तो इसको माना जाता है ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व 2500 से ईसा पूर्व 2500 से 600, ठीक है, 600 ईसा पूर्व तक का ये समय जो है वह वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके कुछ वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, किन उद्देश्यों को लेकर के यह पूरी शिक्षा व्यवस्था चल रही थी, उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे सामने जो इसके प्रमुख उद्देश्य हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण, थोड़ा सा आप यहाँ याद करिएगा, आप स्कूल ऑफ एजुकेशन में आदर्शवाद, ठीक है, तो आपको चीज़ें और अच्छे समझ में आ जाएंगी। देखिए यहाँ पर क्या है, ईश्वर की भक्ति भावना एवं धार्मिकता का समावेश। ठीक है, क्योंकि वेदों की प्रधानता थी, वेदों को महत्व अधिक दिया जाता था, तो यहाँ पर भक्ति भावना का भी या ईश्वर की भक्ति को महत्व दिया गया, धार्मिकता का समावेश इस शिक्षा पद्धति में हमें देखने के लिए मिलता है हम लोगों को। ठीक है, इसके साथ साथ जो इसका अगला उद्देश्य था वह था नैतिक चरित्र का निर्माण करना। ठीक है, नैतिक चरित्र का निर्माण करना, यह भी इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। कहने का मतलब ये था कि उस समय के जो लोग थे, जो नागरिक थे, जो जनता थी, उनके अंदर एक नैतिकता का भाव हो, एक चारित्रिक कह सकते हैं कि स्वस्थ चरित्र का निर्माण हो, और इस तरह की बातों को वहाँ पर
महत्व दिया जाता था। ठीक है, तो यह भी एक इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। और इसके साथ साथ जो अगला इसका था उद्देश्य, वह था पवित्रता व धार्मिकता का विकास। ठीक है, व्यक्ति का मन पवित्र हो, व्यक्ति धार्मिक हो और उसके अंदर इन चीज़ों को विकसित करना, यह भी उसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। और इसमें यह समझा जाता था कि छात्रों को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे कि वह अपने जीवन में या अपने जीवन के नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों को बेहतर ढंग से कर सकें। यानी अपनी जो सामाजिक ड्यूटी है, सोशल ड्यूटी जो उनकी है, उसको वो बेहतर ढंग से निभा सकें। इसके लिए उनको पवित्रता व धार्मिकता का उनके अंतर्गत उनके विकास करना यह महत्वपूर्ण उद्देश्य था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे सामने आता है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। वैदिक कालीन शिक्षा एक ऐसी शिक्षा पद्धति थी जिसमें कि व्यक्ति के सभी प्रकार के जो उसके गुण हैं, व्यक्ति के जो सभी प्रकार के उसके गुण हैं, वो चाहे शारीरिक विकास से संबंधित हो, चाहे व्यक्ति का व्यक्तित्व मानसिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, उसको स्वावलंबी बनाना हो, मतलब बहुत सारे जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं, उन सारे डायमेंशंस पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने का प्रयास वहाँ पर किया जाता था। ठीक है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे सामने आता है, नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों की समझ विकसित करना। नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों की समझ विकसित करना, ये महत्वपूर्ण उद्देश्य था। अब इसके बाद अभी हम लोग देखेंगे कुछ संस्कार हुआ करते थे। ठीक है, उसी में से एक संस्कार था समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार में जो गुरु होता था वह अपने शिष्यों को आचार्य क्या करते थे, अपने छात्रों को उनके सभी सामाजिक कर्तव्यों का बोध कराते थे, बोध वह करा देते थे। ठीक है, जिससे कि वह व्यक्ति जो छात्र था वह अपने गृहस्थ जीवन में जब प्रवेश करे तो आचार्य द्वारा जो भी उसको निर्देश दिए गए थे, जो भी उसको शिक्षाएं दी गई थी, उसका वह पालन कर सके और इसका अवलोकन या कह सकते हैं कि उसके पथ को आलोकित करने का कार्य आचार्य के द्वारा दी गई शिक्षाएं ही वहाँ पर महत्वपूर्ण होती थी। तो कहने का आशय यह है कि नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों की समझ विकसित करने का भी यहाँ पर काम किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे सामने आता है सामाजिक कुशलता की उन्नति। ठीक है, सामाजिक कुशलता यानी कि समाज में व्यक्ति अपने आप को स्थापित कर सके, सामाजिक नियमों, मानदंडों और उनके द्वारा बनाए गए जो भी तौर तरीके हैं उनका वह अनुपालन करते हुए समाज में अपने को प्रतिष्ठित करना, अपने आप को स्थापित करना, यह भी उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। ठीक है, अपने द्वारा व्यवसायों को चयन करना, उसके उद्योग धंधों को अपने विकसित करना, ये सब सारी चीज़ें इसका एक उद्देश्य था। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारे सामने आता है सांस्कृतिक या कह सकते हैं संस्कृति का संरक्षण एवं प्रसार करना। ठीक है, तो यहाँ पर बात ये आती है कि हम प्रायः देखते हैं कि हम जहाँ भी निवास करते हैं, जिस भी समाज में निवास करते हैं, जहाँ पर रहते हैं, वहाँ पर क्या होता है, कुछ न कुछ हमारी सांस्कृतिक मान्यताएं होती हैं, वेशभूषा होती है, हमारे कुछ मापदंड होते हैं। तो उनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरण करना भी एक नागरिक की जिम्मेदारी थी उस समय की। तो वो करता क्या था कि उन संस्कृतियों को संरक्षित करता था और उसका प्रचार प्रसार करता था, अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी वह हस्तांतरित करने का काम करता था। तो यह भी एक तरह का वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति का उद्देश्य महत्वपूर्ण था। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य इसका है जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जब देखिए यहाँ पर जो शिक्षा का केंद्र था वह था गुरुकुल, और जो छात्र गुरुकुल में जाता था तो वह शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ अपने जीविकोपार्जन की भी चीज़ों को वह सीखता हुआ चलता था और आने वाले समय में वह अपनी जीविका बेहतर ढंग से चला सके इसके लिए उसको क्या होता था, उसको तैयार किया जाता था। ठीक है, तो यह भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था। चलिए, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं
कि अभी हमने आपको बताया कि कुछ संस्कार होते थे, वह उन संस्कारों का क्या महत्व था और किस तरह से इनको यहाँ पर देखा जाता था। इसके पहले हम लोग एक चीज़ और समझने का प्रयास करेंगे कि वैदिक कालीन जो शिक्षा व्यवस्था थी वह शिक्षा व्यवस्था दो भागों में बटी हुई थी, ठीक है ना। वैदिक कालीन जो शिक्षा व्यवस्था थी वह दो भागों में बटी थी। तो ये जो दो भाग थे वो कौन थे? पहला तो था प्राथमिक शिक्षा, ठीक है, और दूसरा क्या था? उच्च शिक्षा। ठीक, प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा दो भागों में पूरी शिक्षा पद्धति को बांटा गया था, ठीक है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन और हायर एजुकेशन। अब एलिमेंट्री एजुकेशन में जब बच्चा वहाँ पर प्रवेश करता था तो उसके प्रवेश से पहले एक संस्कार होता था। वह संस्कार क्या है? वह है विद्यारंभ संस्कार। कौन सा संस्कार? विद्यारंभ संस्कार, ठीक ना। तो विद्यारंभ संस्कार के माध्यम से बच्चे को प्रवेश दिया जाता था कहाँ? गुरुकुल में, या उसकी विद्यारंभ संस्कार के माध्यम से ही उसका कह लीजिए कि एक तरह से औपचारिक रूप से उसकी शिक्षा प्रारंभ होती थी, ठीक है। एक चीज़ इसी के साथ एक और संस्कार, महत्वपूर्ण संस्कार आता है, वह क्या है? उपनयन संस्कार, ठीक है। तो उपनयन संस्कार के अंतर्गत क्या किया जाता था? तो उपनयन संस्कार एक तरह से वैदिक शिक्षा या वैदिक कालीन शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कई बार यह आपकी परीक्षाओं में पूछा भी गया है, ठीक है। तो उपनयन संस्कार में क्या क्या होता था? सबसे पहली चीज़ तो इसकी आयु जो थी वह अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग थी, ठीक है। इसमें जैसे ब्राह्मण जो बालक होते थे उनके लिए आयु कितनी थी? 8 वर्ष की थी, ठीक है, ब्राह्मण के लिए। और क्षत्रिय के लिए जो क्षत्रिय बालक होते थे उनकी जो आयु थी वह थी 11 वर्ष, ठीक है। और जो वैश्य बालक थे उनके लिए जो आयु निर्धारित की गई थी वो थी 12 वर्ष, ठीक है। ये सब न्यूनतम आयु है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सब न्यूनतम आयु है। और अधिकतम आयु की अगर हम आयु की बात करते हैं तो वह और बढ़ जाती हैं और ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूनतम आयु ही ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो उसकी चर्चा यहाँ पर ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। अब उपनयन संस्कार में उपनयन का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या होता है? मतलब गुरु के पास जाना, ठीक है। तो एक तरह का हम कह सकते हैं कि जब बच्चा गुरुकुल में पहुंचता था तो उसका उपनयन संस्कार किया जाता था। और उपनयन का जैसे अभी हमने आपको बताया शाब्दिक अर्थ जो होता है वो क्या हो जाता है? छात्र को उसकी शिक्षा के लिए एक गुरु को सौंपने की स्थिति में ही हम उसको उपनयन संस्कार की संज्ञा दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया उपनयन संस्कार। अब इसकी विधि क्या थी? तो इसकी विधि ये थी कि उपनयन संस्कार में गुरु के समक्ष बच्चे को ले जाया जाता था, नया कपड़ा पहनाया जाता था और औपचारिक रूप से शिक्षा की शुरुआत वह गुरु अपने गुरुकुल में करता था, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो शिक्षा संस्थाएं थी उनको क्या कहा जाता था, क्या नाम दिया जाता था? तो इन शिक्षा संस्थाओं को आश्रम या गुरुकुल के नाम से जाना जाता था। पहली चीज़, ये जो आश्रम होते थे या गुरुकुल होते थे यह नगर की कोलाहल से दूर प्रकृति की सुरम्य कह सकते हैं कि गोद में होते थे और वहीं पर विद्या अध्ययन का कार्य किया जाता था, ठीक है। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं छात्र। तो छात्र को गुरुकुल में जब जिस गुरुकुल में छात्र रहता था उस गुरुकुल के नियमों का उसको कड़ाई से पालन करना होता था। ये बात यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। तो छात्र जो थे वो गुरुकुल के नियमों का कड़ाई से पालन करते थे और नियमित दिनचर्या को अपने वह जीवन में उतारते थे, उसका अनुपालन करते थे। इसमें महत्वपूर्ण बातें ये थी कि ब्रह्म मुहूर्त में ही जगना होता था। नित्य कर्म को करते हुए गुरु के जगने से पहले ही जगना हो जाता था, किसका? छात्रों का, ठीक है। आदि बहुत सारे जो भी नियम थे वो सारे नियमों को पालन करना एक छात्र का कह लीजिए कि दायित्व था या उत्तरदायित्व था, ठीक है। अब यहीं पर एक और संस्कार आता है, वो है समावर्तन संस्कार, ठीक है। समावर्तन संस्कार आप आज अगर किसी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? दीक्षांत समारोह होता है ना।
होता है उसमें डिग्री दी जाती है आपको। तो ठीक सेम पोजीशन पर वहाँ पर क्या होता था, समावर्तन संस्कार होता था। छात्र जीवन की समाप्ति पर यह संस्कार किया जाता था। ठीक है, इस संस्कार में क्या होता था कि इसमें बच्चे को उसकी शिक्षा के अनुरूप अपने जीवन में उसके गुरु के द्वारा दिए गए निर्देशों का, ज्ञान का, उसका प्रयोग करना होता था। उसकी वो निर्देश देता था गुरु अपने शिष्य को। ठीक है, तो ये आपका हो गया समावर्तन संस्कार। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि शिक्षण अवधि क्या थी। तो शिक्षण अवधि प्रायः आप ये समझें कि 12 वर्ष जो होता था वह विद्या अध्ययन के लिए निर्धारित किया गया था। और 12 वर्षों तक जो अध्ययन करता था उसको क्या कहा जाता था, तो उसको कहा जाता था रुद्र। क्या कहा जाता था, रुद्र कहा जाता था। ठीक है, देखिए 12 वर्षों तक जो अध्ययन करता था उसको क्या कहा जाता था, रुद्र। ठीक, 12 वर्षों तक वसु, ठीक, ये रुद्र हो गया आपका 24 वर्ष तक। जो 24 वर्ष तक अध्ययन करता था उसको कहा जाता था रुद्र। ठीक है, और इससे अधिक यानी कि 48 वर्ष तक कोई अगर अध्ययन कर रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा आदित्य। आदित्य, ठीक ना, ध्यान रखिएगा, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हुई थी। 12 वर्षों तक जो अध्ययन करेगा उसे वसु कहा जाएगा। जो 24 वर्षों तक अध्ययन करेगा उसे रुद्र कहा जाएगा। और जो 48 वर्षों तक अध्ययन करेगा उसे आदित्य कहा जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें भी कभी कभी आपकी परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। ठीक ना, चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो इस युग में स्त्री शिक्षा की क्या पोजीशन थी, यहाँ पर कई सवाल बनते हैं। तो स्त्री शिक्षा में प्रायः हमें ये देखने को मिलता है कि पुरुषों के समान जो है स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था वहाँ पर। ठीक है, इसके हमारे सामने बहुत सारे उदाहरण भी मिलते हैं, बहुत सारी विदुषी महिलाओं के भी नाम मिलते हैं। तो उसमें जैसे उर्वशी हो गई, घोषा हो गई, अपाला हो गई, विश्वतारा हो गई, गार्गी हो गई, मैत्रेयी हो गई, ऐत्रेयी हो गई, आदि महिलाएं जो हैं इनका उदाहरण मिलता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि स्त्रियों को भी ज्ञान या शिक्षा प्राप्त करने का पुरुषों की तरह अधिकार दिया गया था। एक टर्म यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण आता है, शिक्षा में स्वायत्तता। तो आप आज देखते होंगे आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऑटोनॉमी को लेकर के बहुत सारी चर्चाएं होती। तो यहाँ पर जो शिक्षक था, जो गुरु था, उसको क्या था, उसको शिक्षा कैसे प्रदान करनी है, किस तरह से प्रदान करनी है, पूरी तरह से स्वायत्तता थी। परीक्षा को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, वित्त को लेकर के, मतलब कहने का मतलब यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के सारी स्वायत्तता उस समय भी विद्यमान थी। आज हम जिस स्वायत्तता की बात करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई। अब बात आती है पाठ्यक्रम की। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम की अगर बात आती है तो वैदिक काल में शिक्षा को 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से? पहला तो हो गया परा, जिसको हम आध्यात्मिक शिक्षा कहते हैं, यानी कि इस जगत से दूसरा जो जगत है आध्यात्म का है, धर्म का है, उस जगत के लिए शिक्षा प्राप्त करना। और दूसरा क्या था? अपरा, जिसको क्या कहते हैं? लौकिक शिक्षा कहते हैं, यानी इस लोक के लिए शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, अब परा के लिए तीनों वेद का अध्ययन करना, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आता है, ध्यान रखिएगा। अब इसके साथ साथ वेदांग की भी बात की गई है, यानी वेदांग को भी पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो यहाँ पर बात आती है वेदांग कौन कौन से हैं। तो वेदांग हैं, उनके नाम हैं शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद और व्याकरण। ठीक है, कितने हो गए? शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, छंद और व्याकरण, इनकी संख्या हो गई कितनी? 6। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि वेदांग की संख्या कितनी है, तो कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ठीक है, अब आइए हम लोग बात करते हैं अपरा, यानी कि लौकिक। लौकिक में कुछ विषय पढ़ाए जाते थे, उनको पाठ्यक्रम में रखा गया था, जैसे इतिहास, ज्योतिष, गणित,
जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, सैनिक शिक्षा आदि शिक्षा की बात यहाँ पर की गई है। ठीक है, तो ये पाठ्यक्रम था किसका? वैदिक कालीन शिक्षा का। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं शिक्षण विधियों की, यानी टीचिंग मेथड क्या था उस समय का। तो प्रायः आप जैसा कि जानते हैं उस समय की जो शिक्षा पद्धति थी उसमें मौखिक विधि का अधिकतर प्रयोग होता था। ठीक है, तो मौखिक विधि में मुख्य रूप से किसका था? प्रश्नोत्तर विधि का था प्रयोग। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि के साथ साथ प्रवचन विधि, व्याख्या विधि, विवेचन विधि, ठीक है, कंठस्थीकरण विधि, कथा कहानी विधि, वाद विवाद विधि, ठीक है, क्रियात्मक विधि, ध्यान रखिएगा ये चीज़ें जो थी इन सारी विधियों का वहाँ पर प्रयोग किया जाता था। किसके लिए? शिक्षण कार्यों के लिए। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं परीक्षा प्रणाली, यानी अगला हमारा जो इसका टॉपिक है वो क्या है? एग्जामिनेशन सिस्टम क्या था। तो गुरु जो होता था, यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ी चीज़ हमारे सामने आने वाली है। एग्जामिनेशन सिस्टम में गुरु क्या करता था? प्रत्येक दिन छात्रों के ज्ञान का परीक्षण करता था। तो यहाँ पर क्या है? सतत मूल्यांकन, ध्यान रखिएगा, जो आज हम उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया वहाँ पर चल रही थी। किस समय? वैदिक कालीन समय। दूसरी चीज़ यहाँ क्या थी? छात्रों को विद्वानों की सभा में अथवा राज दरबार में अपने ज्ञान को प्रमाणित करना भी होता था। ठीक, ये चीज़ हो गई एग्जामिनेशन सिस्टम। वैसे कोई औपचारिक एग्जामिनेशन सिस्टम उस समय नहीं हुआ करता था, ना ही कोई लिखने पढ़ने की जैसी कागज़ या इस तरह की चीज़ें थी तो हम इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि गुरु और शिष्य का संबंध कैसा था। तो गुरु और शिष्य का जो संबंध था वो बहुत मधुर था, इतना मधुर था कि जिसको आप एक पिता के रूप में गुरु को देखा जाता था, एक पुत्र के रूप में शिष्य को देखा जाता था। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि जो गुरु शिष्य संबंध था वो पिता और पुत्र के संबंध के जैसे ही था। ठीक है, तो साथियों आज का जो ये टॉपिक था वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति, या कह सकते हैं कि वैदिक कालीन या काल में जो शिक्षा थी उसको हम लोगों ने समझा। और ध्यान रखिएगा इसका जो समय था वह था 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व, या कहीं कहीं आपको 500 भी मिल सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि बौद्ध के जन्म से पहले तक का ये यहाँ पर आती है बात। ठीक, तो चलिए बहुत बढ़िया, आप हमारे साथ जुड़े रहे और पूरा वीडियो आपने देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। आपके यह काम आए ये हमारी मंशा है, इसीलिए आपको हम वीडियो देते रहते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।